तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसके लर्निंग पॉइंट पर। आज हम देखेंगे कक्षा 12 रसायन विज्ञान के सेट 1 2024 जीए जिसका कोड है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। समय हमारा 3 घंटा 15 मिनट होगा। नोट में दिया है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित हैं। यानी कि जो 15 मिनट इसमें दिया गया है ये परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया है। और निर्देश में दिया है सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। यानी कि जो भी इसमें प्रश्न दिया गया है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। यानी कि जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए हैं सबके सामने अंक दिया है। जैसे देखिए ये दिया है, ये दिया है। और दूसरा कर है गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दिए गए हैं। प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए। जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण भी दीजिए। यानी कि इसमें अगर कोई सवाल दिया है तो वहाँ पर अगर पूछ रहा है, अगर उसमें समीकरण बन रहा है तो आप उसमें समीकरण भी दे सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन पहले कह रहा है इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन यानी कि क हमारा कह रहा है यफी है। तो यफी कौन से ब्लॉक का तत्व है कह रहा है। तो हम लोग जानते हैं जो यफी है यानी कि फेरस जो है, इसे फेरस कहते हैं या लोहा कहते हैं। ये हमारा यस ब्लॉक यानी कि संक्रमण तत्व के ब्लॉक का तत्व है दोस्तों। ख देखिए दोस्तों हमारा ख क्वेश्चन कह रहा है अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला विन्यास है। तो चलिए दोस्तों पहले इसे हम लोग आपको निकाल कर दिखाते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ख दिया है, पहला दिया है हमारा 3D3 और 4SO2। दूसरा दिया है 3D5, 4S2। तीसरा दिया है 3D5, 4S1। और चौथा हमारा दिया है 3D6, 4S2। तो हम लोग जानते हैं कि यस ब्लॉक में हमारे एक कक्ष होते हैं, एक कोष होते हैं। और पी ब्लॉक में हमारे 3 कक्ष होते हैं यानी कि कोष होते हैं। और डी ब्लॉक में हमारे 5 कोष होते हैं। और एफ ब्लॉक में हमारे 7 कोष होते हैं। ये दोस्तों हम लोग जानते हैं पहले से ही, क्योंकि हम लोगों ने 11th में भी पढ़ा है। अब देखिए ये डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक के लिए हम 5 कोष बनाएंगे, यानी कि 5 कोष पहले बनाएंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब देखिए यस ब्लॉक के लिए 1 कोष होता है, यहाँ पर हमने लिखा है दोस्तों। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो हम लोग जानते हैं पहले इस तरह इलेक्ट्रॉन इस तरह पहले भरते जाते हैं। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन पहले भर देंगे। इसमें हमारा पूर्ण हो चुका है क्योंकि इसमें केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन है। अब दूसरा में देखिए इसमें इस तरह 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। इस प्रकार एक इस तरह भरते हैं, एक इस तरह भरते हैं दोस्तों। अब ठीक उसी प्रकार नीचे भी बना लेते हैं, नीचे भी 5 कोष बना लेंगे। अब देखिए इसको भी पहले बना लेते हैं, पहले पूरे बना लेते हैं दोस्तों। अब नीचे भी इसको भी पहले 5-5 कोष पूरे बना लेते हैं। ये वाला इसके लिए है, ये वाला इसके लिए है। ठीक इसी प्रकार ये तो इसके लिए है और ये तो इसके लिए है दोस्तों। उसमें इसमें भी वही है। तो देखिए इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है तो पहले 5 इलेक्ट्रॉन को भर लेते हैं। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानते हैं, पहले इस प्रकार से एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भर लेते हैं। तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन को भर देंगे। और इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन को भर देंगे। और इसमें भी देखिए 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन पहले भर देंगे। अब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। अब नीचे वाले में भी हमारे 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, पहले 1, उसके बाद 2 3 4 5। अब 5 इलेक्ट्रॉन भर गया, अब 1 इलेक्ट्रॉन और बच रहा है तो अब यहाँ से शुरू करेंगे दोस्तों। अब देखिए अब यस ब्लॉक में 2 है तो 2 भर देंगे। अब हमें इसकी ऑक्सीकरण, इसमें कह रहा है कि अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला विन्यास है तो हम इसका
विन्यास निकालेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों विन्यास निकालते हैं। तो अब दोस्तों अब हम इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो देखिए हम इसमें पूरे जो इलेक्ट्रॉन हम भरे हैं उसको पहले हम गिनेंगे। तो गिनेंगे तो होगा 1 2 3 4 5। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +5 हो जाएगी। ऑक्सीकरण संख्या इसकी +5 हो जाएगी दोस्तों। अब नीचे वाला का देखिए, नीचे वाले का भी गिनेंगे। तो देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसका +7 हो जाएगा ऑक्सीकरण संख्या। अब इसको भी गिनेंगे। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इसका +6 ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा दोस्तों। अब इसका देखिए, तो हम लोग यह जानते हैं कि दोस्तों जो ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर जो होता है उसको हम लोग नहीं गिनते हैं। यानी कि डी ब्लॉक में जो लोन पेयर आ जाता है, यानी कि युग्मित और अयुग्मित दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, उसको हम लोग नहीं गिनते हैं और अयुग्मित को गिनते हैं। तो अयुग्मित को गिनेंगे, इसको हम लोग छोड़ देंगे। तो यहाँ से गिनना शुरू करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका भी +6 हो जाएगा ऑक्सीकरण संख्या। अब इसमें हम देखेंगे कि सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या अवस्था कौन प्रदर्शित कर रहा है। तो सबसे अधिक हमारा बी वाला ऑप्शन प्रदर्शित कर रहा है। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन हमारा कह रहा है किसी भी गैल्वेनिक सेल में लवण सेतु को हटा देने पर सेल का वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो किसी भी गैल्वेनिक सेल में लवण सेतु को हटा देने पर जो प्रभाव पड़ता है, यानी कि अचानक शून्य हो जाता है। उसके वोल्टेज, जो वोल्टेज होता है अचानक शून्य, यानी कि अचानक 0 हो जाता है उसका वोल्टेज दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो अब देखिए चौथा क्वेश्चन कर रहा है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है। तो इसका इलेक्ट्रोड विभव जो है मानक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 0.0 वोल्ट होता है। अब देखिए डॉ वाला क्वेश्चन हमारा कह रहा है सूत्र के बराबर ए पे पावर -EA/RT के लिए प्रत्यक्ष कथन है। तो हम लोग जानते हैं पहला ऑप्शन दिया है के साम्य स्थिरांक है, दूसरा दिया आर रेडबर्ग नियतांक है, तीसरा ऑप्शन दिया है ए अतिशोषण गुणांक है, तो और चौथा दिया है ये सक्रिय ऊर्जा है। चौथा ऑप्शन दिया है ये सक्रिय ऊर्जा है। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें हमारा ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, ये सक्रिय ऊर्जा है। तो दोस्तों देखिए हमारा अगला क्वेश्चन चक्की चौक कह रहा है अभिक्रिया 1/2A रिएक्शन 2B के लिए A के विघटन की दर और B के बनने की दर इस प्रकार से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे कि हमारा पहले देखिए रिएक्शन दिया है 1/2A रिएक्शन 2B। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जो बटा में रहता है, यानी कि जो भाग में होता है वो गुणे में हो जाता है। और हम लोग ये जानते हैं कि ये हमारा अभिकारक हो गया और ये हमारा उत्पाद हो गया। तो जो अभिकारक होता है वो माइनस में होता है और जो उत्पाद होता है वो प्लस में होता है। तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा। तो हम लोग ये जानते हैं जो भाग में होता है वो गुणा में आ जाता है, तो हो जाएगा -2A और इस तरह हो जाएगा। और जो गुणा में होता है वो भाग में आ जाता है, तो हो जाएगा B/2। तो हम लोग ये जानते हैं कि D/dt भी जुड़ता है, तो हो जाएगा -2D/dt और ये कोष्टक में ए ही रह जाएगा। और ये हमारा रिएक्शन इसमें भी वही हो जाएगा D/dt कोष्टक में B और ये हमारा 2 यहीं पर रहेगा। अब जो ये 2 है दोस्तों इसे हम लोग नीचे इस प्रकार से इधर भेज देंगे, समीकरण के इधर, यानी कि रिएक्शन के इधर भेज देंगे। तो हमारा हो जाएगा -D/dt
dt और ये A बच जाएगा। और ये देखिए हमारा रिएक्शन, और D बटा ये 2 इधर भेज, 2 यहाँ पर है और 2 इधर भेजेंगे तो गुणा में हो जाएगा और ये dt हो जाएगा और ये B हमारा बच जाएगा। तो इसे सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा d बटा dt, ये d है और इधर A हमारा बच गया। ये रिएक्शन अब हमारा हो जाएगा D और ये B हो जाएगा और ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 dt, यही हमारा हो जाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है ये हमारा। तो मिलाएंगे इसे तो ऑप्शन हमारा इधर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। यही वाला मिल रहा है, यही वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमारा दूसरे का क कह रहा है, एनिलीन की विभिन्न अनुनादी संरचनाएं लिखिए। यानी कि जो एनिलीन होता है उसकी अनुनादी जो संरचनाएं हैं उसी को हमें लिखना है या संरचना को बनाना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं। तो दोस्तों क का ऑप्शन क हमारा है। तो एनिलीन, तो पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि एनिलीन का जो संरचना होता है वो किस प्रकार से होता है। तो चलिए दोस्तों एनिलीन का संरचना बनाते हैं। ये हमारा एनिलीन का संरचना है दोस्तों। एनिलीन हमारा इसी तरह बनता है, ये हमारा NH2 हो जाएगा। यही हमारा एनिलीन का संरचना है दोस्तों, ये हमारा एनिलीन का संरचना है। तो इसी का कह रहा है अनुनादी संरचनाएं लिखिए। तो चलिए दोस्तों इसका अनुनादी संरचना लिखते हैं। हम लोग यह जानते हैं कि जो ये नाइट्रोजन होता है इसके 2 बंध, यानी कि 2 जो बंद होते हैं ये इलेक्ट्रॉन जो खाली होते हैं, तो यही इलेक्ट्रॉन को हम इधर भेजते हैं, यानी जो ये इलेक्ट्रॉन होता है वो यहाँ पर आ जाता है। तो देखिए क्या होगा, जब यहाँ पर आएगा तो हम लोग जानते हैं जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा तो हमें पहले यह जानना चाहिए कि 2 जो बंद होता है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इससे हमारा एक बंध का निर्माण होता है। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर एक बॉन्ड होता है, यानी कि एक यहाँ पर हो जाएगा एक यहाँ पर हो जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन से एक बंध हमारा बनता है। तो उसी प्रकार ये जब 2 बंध इधर आ जाएगा यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा तो हमारा एक बंध बन जाएगा, एक बंध का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर डबल बंध हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये हमारा डबल बॉन्ड NH2 और ये हमारा इसकी संरचना को बना देंगे, ये हमारा इसकी संरचना हो जाएगी। तो जब यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आएगा, इसके डबल बॉन्ड के आने की वजह से यहाँ पर जो हमारा बॉन्ड बना रहेगा वो हट जाएगा दोस्तों। ये बॉन्ड हमारा यहाँ पर आ जाएगा और ये बॉन्ड हमारा यहाँ पर आ जाएगा। जब यहाँ पर आ जाएगा तो जो 2 बंद वो आया था हमारा, ये 2 बंद यहाँ पर हम इसे दर्शा देंगे। और हम लोग जान रहे हैं जब ये जो नाइट्रोजन है इलेक्ट्रॉन को दान किया है तो इस पर प्लस का चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर हमारा जो ग्रहण किया है वो माइनस का चार्ज आ जाएगा। अब उसी प्रकार जो यहाँ का जो ये बंद है ये यहाँ पर आएगा तो हमारा बंद बनेगा, यानी कि लोन पेयर। यहाँ पर हमारा बॉन्ड पेयर बनेगा, बॉन्ड पेयर यहाँ पर हमारा बनेगा। तो देखिए अगले में बनाते हैं। यहाँ पर जब ये हमारा NH2 इसका पहले बना देंगे। अब यहाँ पर जब हमारा ये हो गया तो यहाँ से जब हम लोग यहाँ पर भेजे हैं इसको तो यहाँ पर तो बॉन्ड पेयर बन गया है, तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर हो जाएगा, बॉन्ड पेयर। और एक हमारा बॉन्ड पेयर तो यहाँ पर है, इसे भी बॉन्ड पेयर ही लिख देंगे। अब ये हमारा जो बॉन्ड पेयर था यहाँ से बॉन्ड पेयर बन गया है। अब यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर आ गया है, दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पर आ गए हैं और ये माइनस यहाँ पर हो गया है दोस्तों। ये हमारा लोन पेयर है, ये हमारा बॉन्ड पेयर बन के यहाँ तक आया है। अब देखिए इसके अगले चरण में हमारा जो यहाँ पर होगा ये हमारा हो जाएगा NH2 और इसका ये संरचना हो जाएगा। अब देखिए जो यहाँ पर है ये हमारा यहाँ पर बॉन्ड पेयर बन जाएगा तथा यहाँ पर लोन पेयर बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर बनाते हैं। यहाँ पर हमारा बॉन्ड पेयर हो जाएगा और यहाँ पर एक हमारा यहाँ पर बॉन्ड पेयर है और ये जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन है ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा
और यहाँ पर ये माइनस दिखाएगा। अब अगले वाले में देखिए, अगले बेर में हमारा हो जाएगा ये NH2 हो जाएगा। और ये हमारी संरचना, ये हमारा यहाँ पर बॉन्ड पेयर ही रहेगा, यहाँ पर भी हमारा बॉन्ड पेयर रहेगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फिर से वापस इस नाइट्रोजन के पास चला जाएगा, तो यहाँ पर भी हमारा बॉन्ड पेयर आ जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर चला जाएगा, तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर इसे दर्शा भी सकते हैं। यही हमारा अनुनादी संरचना है, यानी कि इसमें हो जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पर भेजते जा रहे हैं, और जो यहाँ पर कार्बन है वो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन की क्षमता होती है 4 होती है। 4 को जब ग्रहण कर ले रहा है तो उसके पास एक और आ जा रहा है, 5 हो जा रहा है, जिससे वो सबको स्थानांतरण करता जा रहा है। और एक समय ऐसा आ रहा है कि नाइट्रोजन के पास फिर से उसका स्थान आ जा रहा है। यही हमारा अनुनादी संरचना हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है अभिक्रिया के वेग पर ताप तथा सांद्रता के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर लिखते हैं। दोस्तों हम लोगों ने इसे लिख कर लाया है जिससे हमें समय कम लगे तथा आपको जो कंटेंट है अच्छे से दे पाएँ, इसीलिए इसे हम लोग लिख कर लाए हैं। तो चलिए दोस्तों, कह रहा है कि अभिक्रिया के वेग पर ताप तथा सांद्रता के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, अभिक्रिया के वेग पर ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, यानी कि जब हम लोग ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि ताप वृद्धि से अणुओं के मध्य टक्करों की संख्याओं में वृद्धि हो जाती है। यानी कि जब हम लोग ताप बढ़ाते हैं, ताप में वृद्धि करते हैं, तो जो अणु होते हैं अणुओं के मध्य टक्करों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, यानी कि जो अणु होते हैं उनके मध्य टक्करों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। अब दूसरा कह रहा है सांद्रता के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। तो सांद्रता के जो प्रभाव है, अभिकारकों की सांद्रता को बढ़ाने पर, जो अभिकारकों की सांद्रता को जब हम बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है, और सांद्रता को कम करने पर वेग भी कम हो जाता है दोस्तों। इसे आप लोग एकदम अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है K4FeCN6 के जलीय विलयन में उत्पन्न आयनों को लिखिए। इस यौगिक में Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। चलिए दोस्तों इसे निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमें इसमें दिया है K4FeCN6, और ये हमें इस तरह दिया है। तो हमें कह रहा है कि जलीय विलयन में उत्पन्न आयनों को लिखिए। इसको हमें आयनों को लिखना है। तो दोस्तों हमारा हो जाएगा K4FeCN6, और इसका हमारा रिएक्शन में हो जाएगा 4K पर प्लस आ जाएगा दोस्तों, और हमारा हो जाएगा FeCN6, और ये हमारा इस पे 4 माइनस आ जाएगा दोस्तों। यही हमारा इसका आयन हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। तो चलिए दोस्तों इसमें Fe का ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। इसमें हम लोग ये जानते हैं K बराबर 1 होता है, और ये जो Cn होता है, Cn का हमारा -1 होता है। इसमें यही हम लोग रख देंगे, तो हो जाएगा K का हमारा 4 हो जाएगा, और इसमें हमें यह प्लस हो जाएगा, प्लस Fe का निकालना है ऑक्सीकरण संख्या, तो इसका X हो जाएगा, प्लस Cn का हमारा -1 है, तो -1 गुणा ये 6 है, तो 6 से गुणा कर देंगे, और इसमें कुछ भी आयन नहीं है तो बराबर 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 + X, इसका गुणा करेंगे तो -6 बराबर 0 हो जाएगा, और ये -6 है +4 है, तो इसमें बच जाएगा X -2 बच जाएगा, तो X बराबर हमारा +2 हो जाएगा। यही हमारा इसका ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हमारा ऑक्सीकरण संख्या निकल गया। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है गैल्वेनिक सेल तथा विद्युत अपघटनी सेल में अंतर लिखिए। यानी कि गैल्वेनिक सेल तथा विद्युत अपघटनी सेल में अंतर स्पष्ट करना है दोस्तों। चलिए इसका अंतर स्पष्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने लिखकर इसे लाया है, गैल्वेनिक सेल तथा विद्युत अपघटनी सेल में अंतर। तो पहले लिखेंगे गैल्वेनिक सेल, और इसे इधर क्रॉस करके लिख देंगे विद्युत अपघटनी सेल। तो पहला इसमें लिखेंगे
रासायनिक परिवर्तन होने से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यानी कि जब रासायनिक परिवर्तन होता है तभी विद्युत धारा का प्रवाह होता है और इसमें विद्युत अपघटनी सेल में हो जाएगा। विद्युत धारा प्रवाहित होने से रासायनिक परिवर्तन होता है, यानी कि जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब रासायनिक परिवर्तन होता है और इसमें तो रासायनिक परिवर्तन होने से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब देखिए दूसरा कह रहा है आयन केवल कैथोड से मुक्त होते हैं, यानी कि जो गैल्वेनिक सेल है इसमें आयन जहाँ से निकलते हैं वो केवल कैथोड से ही निकलते हैं। अब इसमें देखिए विद्युत अपघटनी में इसमें कह रहा है कि आयन इसमें दोनों इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होते हैं, यानी कि जो आयन होते हैं इसमें वैद्युत अपघटनी सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों से उत्पन्न होते हैं। अब देखिए इसमें तीसरा कह रहा है गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रोड को अलग अलग कक्ष में रखा जाता है, यानी कि जो इलेक्ट्रोड होते हैं उन्हें अलग अलग कक्ष में सुरक्षित रखा जाता है। अब ये देखिए इसमें कह रहा है वैद्युत अपघटनी सेल में इनमें दोनों इलेक्ट्रोडों को एक ही कक्ष में रखा जाता है, यानी कि जो इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं उन्हें एक ही सेल में रखा जाता है। दोस्तों यही हमारा अंतर स्पष्ट हो गया। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा क्वेश्चन का क दिया है हमारा 46 ग्राम इथेनॉल को, यानी इसमें ये हमारा न्यूमेरिकल है तो 46 ग्राम इथेनॉल को 54 ग्राम जल में घोला जाता है। इथेनॉल तथा जल के मोल अंश की गणना कीजिए, यानी कि हमें इसमें मोल अंश या मोल प्रभाज को निकालना है। चलिए दोस्तों इस सवाल को भी लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले हमें इसमें क दिया है, पहले इसमें हमें जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। तो पहले हमें इसमें दिया है इथेनॉल दिया है, इथेनॉल तो हम लोग जानते हैं इथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH। इसमें दिया है हमारा 46 ग्राम और इसमें जो इथेनॉल है दोस्तों वो 54 ग्राम जल में घोला जाता है, यानी कि जो H2O जल है, जल हमें दिया है H2O बराबर 54 ग्राम और कह रहा है इथेनॉल तथा जल के मोल अंश की गणना कीजिए। तो पहले हम इसका अणुभार निकालेंगे, तो लिखेंगे इथेनॉल का अणुभार निकालेंगे दोस्तों तो हो जाएगा कार्बन का हमारा 6 होता है, यानी कि 12 होता है, 12 तो इसमें 2 है तो 12 दूना 24 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है 5 दिया है तो 5 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 हो जाएगा। अब इसे हम लोग जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो दोस्तों हमारा हो जाएगा 25, ये 24 है, 24 5 29 हो जाएगा, ये 31 हो जाएगा, ये 40 6 46 हो जाएगा, तो ये भी हमारा 46 ग्राम हो जाएगा। अब चलिए जल के अणुभार निकालते हैं, तो हो जाएगा जल का अणुभार, तो जल का जब अणुभार निकालेंगे तो हो जाएगा H का H2 का होता है, H का 1 होता है तो ये H2 है तो 2 हो जाएगा, 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 18 ग्राम। अब हमें निकालना है इसमें मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज के लिए दोस्तों हम लोग जानते हैं पहले हमें इसके मोल निकालना पड़ेगा। तो पहले हम लोग लिखेंगे, ये लिखेंगे कि इथेनॉल का मोल। तो हम लोग जान रहे हैं ये कि मोल बराबर हमारा फार्मूला होता है, मोल बराबर होता है भार बटा अणुभार, यानी कि जो भार दिया है वो और जिसका हम लोग लिख रहे हैं उसका अणुभार। तो भार बराबर हमारा हो जाएगा, भार हमें इसमें दिया है 46 ग्राम बटा इसका अणुभार हम लोग निकालें, ये भी हमारा 46 ग्राम है, तो 46 से 46 एक बार में कट जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 1 मोल हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम जल का निकाल लेंगे दोस्तों, तो हमारा जल का हो जाएगा जल का और मोल, जब जल का मोल निकालेंगे तो ये भी हमारा भार बटा अणुभार हो जाएगा। तो इसका भार हमारा देखिए दोस्तों 54 ग्राम दिया है तो हो जाएगा 54 बटा अणुभार इसका, यानी कि इसका अणुभार हम लोगों ने 18 निकाला है तो 18 हो जाएगा, तो ये 3 बार में कट जाएगा, 18 तिया 54 होता है, 3 मोल हो जाएगा। अब हमें जो मेन चीज़ है हमें वो निकालेंगे मोल प्रभाज या मोल अंश निकालेंगे।
तो लिखेंगे एथेनॉल, एथेनॉल का मोल अंश, तो इसका हमारा फार्मूला हो जाएगा N1/N1 प्लस N2, यानी कि विलेय का मोल यानी कि जिसका निकालना है उसका मोल बटा दोनों का मोल यानी कि कुल मोलों की संख्या, यानी कि यह हो जाएगा बिलियन, जिस बिलियन का हम निकालना है उसका मोल बटा उस बिलियन में जितने मोल उपस्थित हैं उनका मोल। तो N1 एथेनॉल का निकालना है, तो एथेनॉल का मोल हम लोगों ने 1 निकाला है दोस्तों, ये 1 आया है, तो हो जाएगा हमारा 1 बटा ये भी N1 वही है तो 1 हो जाएगा, प्लस इसमें जल भी है तो जल का हम लोगों ने 3 मोल निकाला है तो हमारा 3 मोल हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 1/4, तो ये बराबर हो जाएगा 0.25 के। अब उसी प्रकार जल का मोल अंश निकालेंगे तो हो जाएगा जल का मोल अंश, तो इसका मोल अंश निकालेंगे तो इसका भी वही हो जाएगा N1/N1 प्लस N2, तो इसमें N1 का मान हमारा जल का मोल अंश होगा, तो जल का मोल अंश हम लोगों ने 3 निकाला है तो ये हो जाएगा 3 बटा ये N1 का मतलब वही 3 हो जाएगा, प्लस N2 यानी कि एथेनॉल का मोल 1 निकाले हैं दोस्तों 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे 1 हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 3/4, जब इसको हम लोग भाग देंगे 0.75 हो जाएगा, यही हमारा मोल अंश निकल गया दोस्तों, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 1.325 ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर 250 मिलीमीटर विलयन बनाया जाता है। निर्जल सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांक भार 53 है, तो विलयन की नॉर्मलता की गणना कीजिए। तो चलिए दोस्तों जो हमें पहले दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो ख में हमारा दिया है निर्जल सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट, ये जो सोडियम कार्बोनेट है दोस्तों ये हमारा विलेय है, जो दिया है हमारा 1.325 दिया है। अब देखिए इसमें जल में घोलकर यानी कि इसमें हमारा आयतन दिया है, आयतन बराबर 250 मिलीमीटर, और इसमें तुल्यांक भार हमारा दिया है, तुल्यांक भार बराबर 53 दिया है, और हमें कह रहा है नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए, तो नॉर्मलता को निकालेंगे। जब नॉर्मलता को हमें निकालना है तो हम लोग जानते हैं नॉर्मलता का फार्मूला, तो नॉर्मलता बराबर हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय के तुल्यांकी द्रव्यमान गुणा में आ जाएगा हमारा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में हो जाएगा। अब इसी में हम लोग अपना मान रख देंगे दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं विलयन का द्रव्यमान हम लोगों ने लिखा है 1.325 हो जाएगा बटा विलेय के तुल्यांकी द्रव्यमान हमारा दिया है 53 गुणे विलयन का आयतन हम लोगों को 250 दिया है लीटर में, तो ये हमारा लीटर में दिया है दोस्तों, ये हमारा मिलीलीटर में दिया है और ये हमें लीटर में है, तो हम लोग जानते हैं लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग कर देते हैं। तो जो ये जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो 1000 है दोस्तों ये ऊपर हमारा चला जाएगा, तो हो जाएगा 1.325 गुणे 1000 बटा 53 गुणे 250, तो इससे अब काट देंगे दोस्तों, तो हमारा हो जाएगा 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 25 चौको 100 हो जाएगा, 25 चौको 100 हो जाएगा। अब उसका उसमें गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा
देखिए 4 से गुणा करेंगे तो 4 पचे 20 को 0 हासिल 2 हो जाएगा। 4 दूना 8 दो 10 को 0 हासिल 1 हो जाएगा। 4 3 12 1 13 को 3 हासिल 1 हो जाएगा। 4 एकम 4 1 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब 53 है, 53 से काट देंगे तो ये हमारा 53 से 53 कट जाएगा। ये हमारा आंसर 0.1 नॉर्मलता आ जाएगा दोस्तों। यही हमारा आंसर है, यही हमारा नॉर्मलता निकल गया। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है फिनाल के महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों का उल्लेख कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिनाल के महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों का उल्लेख करते हैं। तो इसमें देखिए फिनाल के महत्वपूर्ण अनुप्रयोग, पहला है फिनाल का इस्तेमाल फेनोलिक रेजिन बनाने में किया जाता है। दूसरा दिया है फिनाल का इस्तेमाल सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है, यानी कि जो पाउडर होता है, क्रीम व्रीम होते हैं, इसी के बनाए जाते हैं। और तीसरा कह रहा है इसका प्रयोग कीटनाशक और एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। और चौथा कह रहा है इसका उपयोग पेंट, पॉलिश, चिपकाने वाले पदार्थ, रोगन, वर्निश बनाने में किया जाता है। यानी कि जो ये रोगन ये वर्निश होते हैं, ये लकड़ियों कड़ी पर लगाए जाते हैं, जिससे उसके सुंदरता बढ़ जाती है दोस्तों। इसे आप लोग अच्छे से नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ये बार बार आते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है हमारे शरीर में हार्मोन की क्या भूमिका है। तो चलिए दोस्तों इसकी क्या भूमिका है, हम लोग भूमिका को देख लेते हैं। तो हमारे भूमिका में दिया है हमारे हार्मोन हमारे शरीर में होने वाली कई जैविक प्रक्रियाओं को नियंत्रण करते हैं। यानी कि जो हार्मोन होता है वो हमारे शरीर में होने वाले अनेक गतिविधियों तथा जैविक प्रक्रियाओं को नियंत्रण करता है। और दूसरा दिया है हार्मोन हमारे शरीर के विकास, मरम्मत और प्रजनन को नियंत्रित करने में मदद करता है। यानी कि जो हार्मोन होता है हमारे शरीर के विकास में मदद करता है, उसके हमारे शरीर का मरम्मत करता है तथा प्रजनन को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। ये सब हार्मोन का कार्य होता है। अब तीसरा देखिए दोस्तों कह रहा है ये रसायन हमारे शरीर के अंगों, त्वचा, मांसपेशियों और अन्य ऊतकों तक संदेश पहुंचाता है। यानी कि जो हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं होती हैं तो हमारे संवेदी अंगों तक किसी भी संवेदी अंगों तक संवेदन पहुंचाने का कार्य हमारा हार्मोन ही करता है दोस्तों। तो ये हमारे दोस्तों जो ये क्वेश्चन अब बचे हैं चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां जो क्वेश्चन बचा है ये हम लोग अगले टर्न में करेंगे दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।